नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। उज्जवल निकम का नाम आप सब लोगों को याद होगा। ये सरकारी वकील थे उस केस में जिस केस में अजमल कसाब के ऊपर सारा मामला चला था और इन्होंने एक झूठ फैलाया था कि अजमल कसाब को जेल के अंदर मटन बिरयानी दी गई। उस समय भी कई लोगों ने सवाल उठाया था कि जेल मैनुअल के हिसाब से इस तरह का खाना तो दिया ही नहीं जा सकता। जेल में तो अंडा भी डॉक्टर के कहने पर स्पेशल परमिशन पर दिया जाता है, वरना शाकाहारी खाना ही खिलाया जाता है। तो मटन बिरयानी कैसे पहुंच गई अजमल कसाब के पास, यह सवाल लोगों ने पूछा था। लेकिन आप जानते हैं कि सच तो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चलता है, लेकिन झूठ के पैरों में बिल्कुल हवा होती है। झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा आता है। जब तक सच अपने घर से निकलता है तो यह झूठ लगातार फैलता गया। अखबारों में, टीवी चैनलों पर, बहसों में, सोशल मीडिया पर कांग्रेस सरकार ने अजमल कसाब को बिरयानी खिलाई जैसे जुमले चलने लगे, खूब प्रचार हुआ। फाइनली उज्जवल निकम ने इस बात को स्वीकार किया कि यह झूठ उन्होंने फैलाया था। अजमल कसाब को कभी भी मटन बिरयानी नहीं दी गई और इस झूठ बोलने का इनाम अब जाकर उनको मिला है। इनाम तो पहले भी मिला था। लोकसभा का टिकट उनको भारतीय जनता पार्टी से मिला था, लेकिन चुनाव हार गए थे। सारी व्यवस्था के बावजूद, सारे सिस्टम के बावजूद वर्षा गायकवाड़ से चुनाव हार गए थे उज्जवल निकम। इसलिए अब उनको सम्मान इस तरह से दिया गया है कि सरकार को जो अधिकार है कुछ लोगों को राज्यसभा मेंबर मनोनीत करने का, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। झूठ बोलने का इनाम उनको मिला और उस इनाम के तहत अब वो राज्यसभा के मेंबर होंगे। और जब ऐसे लोग आते हैं, मेंबर बनते हैं राज्यसभा के, लोकसभा जीत के आ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो क्या करते हैं, इसके उदाहरण रोज बरोज आपको मिल रहे हैं। याद होगा आपको कि एक महिला ने मध्य प्रदेश से यह सवाल उठाया था कि मैं गर्भवती हूं, पिछले साल भी मैंने सड़क की मांग की थी, सड़क नहीं बनी, अभी भी मैं सड़क की मांग कर रही हूं, सड़क बनवा दीजिए। तो मंत्री महोदय ने कहा था कि जो एक्सपेक्टेड डेट होगी आपकी डिलीवरी की वो बता दीजिएगा, आपको उठवा लिया जाएगा। इनकी भाषा में उठवा लेना शब्द है। उस महिला ने बाद में भी कई वीडियो बनाए हैं, सवाल पूछे हैं कि यह मेरा ही मामला नहीं है, और भी लोग बीमार हो सकते हैं, और भी दिक्कतें हो सकती हैं, आखिर सड़क आप क्यों नहीं बनवा रहे हैं। लेकिन जब सड़क, बिजली, पानी पर वोट मिलता है तब एमपी एमएलए सड़क, बिजली, पानी की बात करते हैं, वरना यह दृश्य आप देख लीजिए। कंगना रनावत जी सिनेमा की स्टार रही हैं, मंडी से जाकर चुनाव जीत गई, कुर्सी पर बैठी हैं। एक 80 साल का बुजुर्ग दिख रहा है, वो जमीन पर बैठा हुआ है, वो अपनी समस्या बता रहा है, इनसे हाथ जोड़ रहा है कि हमारी समस्या का हल करवा दीजिए, और ये कह रही हैं ये तो मुख्यमंत्री का काम है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकती हैं, आप जाकर मुख्यमंत्री से मिल सकती हैं, उनसे कह सकती हैं कि भाई बूढ़ा आदमी है, परेशान है, इसका काम करवा दीजिए। आप अगर लग जाएंगी तो क्या उसका काम नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, या आप इतना भी सम्मान नहीं कर सकती हैं कि आपकी दादाजी की उम्र का आदमी जमीन पर बैठा हुआ है और आप कुर्सी पर बैठकर उसको कह रही हैं कि आपका काम नहीं हो सकता। ये जनता के प्रतिनिधि हैं। प्रधानमंत्री महोदय खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, जनता का नौकर कहते हैं, और उनके एमपीज का यह हाल है कि जनता के साथ नौकर से बुरा व्यवहार करते हैं। एक साहब गए, उनसे बिजली, पानी, सड़क की बात कही गई, मंत्री महोदय वो भी थे, वो नारा लगाने लगे जय श्री राम का। जय श्री राम के नारे में सारे वादे चले गए। याद आता है कि जब नोटबंदी हुई थी, मनोज तिवारी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। ये लोग बैठे हुए हैं और मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि जब भी हमसे इस तरह की बात कही गई, सवाल पूछा गया, तो बस जय श्री राम और फला फला नारे लगाकर बात को इधर से उधर कर दिया गया। जय श्री राम अपने झूठ और अपने नाकामी को छुपाने का पर्दा तो नहीं है ना, वो तो भगवान श्री राम के लिए संबोधन है। उसमें आप उसका उपयोग करके जनता की समस्याओं को इधर से उधर कर देते हैं। और उसके आगे की बात देखिए। एक मंत्री हैं जोराराम कुमावत। ये जोराराम कुमावत जी हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री हैं और पशुपालन और डेयरी विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 12 जुलाई को मंत्री महोदय गए थे अपने निर्वाचन क्षेत्र सुमेरपुर के गुरदाई गांव के पंचायत भवन में। वहां जनता ने उनको घेरा, रोका और सड़क वगैरह की समस्या पर सवाल उठाया कि ये सड़क क्यों नहीं बन रही है, ये सारा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, गंदगी क्यों फैल रही है, वगैरह वगैरह। मंत्री जी गुस्से में भाषण अधूरा छोड़कर चले गए। और उसके बाद जो खबर आई है वो तो बिल्कुल चौंकाने वाली है। वहां के एक व्यक्ति हैं किरण कुमार मीणा,
जो पेशे से एडवोकेट हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताते हैं, हमारी समस्या सुलझाना तो छोड़िए, इस गांव में 200 घर हैं जहां एससी एसटी हैं। हमने सड़क की समस्या पर बात की थी, सड़क की समस्या सुलझाना तो छोड़ दीजिए, जाने के बाद मंत्री महोदय ने गांव का बिजली पानी कटवा दिया, सारे के सारे वैध कनेक्शन हैं वो कटवा दिया। आप मंत्री जी की हनक देखिए, मंत्री जी का आप रौब देखिए कि आप सड़क मांगोगे तो जो पहले से मिला है वो भी कटवा देंगे। ऐसा लगता है कि इनके पॉकेट से सड़क बनेगी, ऐसा लगता है इनके पॉकेट से बिजली और पानी का कनेक्शन आया था। जब जनता धर्म के मामले पर वोट करना शुरू कर देती है तो जनता की जो समस्याएं होती हैं वो किनारे कर दी जाती हैं। अभी यह खबर आई है, दिल्ली न सीवर का काम हो रहा है, न पानी भरा जा रहा है, लोगों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, वो सब आप जानते हैं। इन सब के बीच में खबर यह आती है कि एक आदेश निकलता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदय 1.5 लाख रुपए तक का मोबाइल फोन खरीद सकती हैं और जो विधानसभा के मेंबर हैं वो 1.25 लाख तक का मोबाइल फोन खरीद सकते हैं, यानी 1 करोड़ के आसपास गया। यह पैसा दिल्ली के विकास के लिए खर्च नहीं किया जा सकता था। क्या इन लोगों के पास पहले से मोबाइल नहीं है? फिर इनको 1.5 और 1.25 लाख रुपए का मोबाइल एक्स्ट्रा देने का क्या मतलब है? क्या सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं उनको मोबाइल सरकार देती है? क्या वो अपने पर्सनल मोबाइल से ही जनता का काम भी नहीं करते हैं? लेकिन मंत्री बन गए आप, मुख्यमंत्री बन गए, विधायक बन गए, तो कमबख्त मोबाइल भी आपको सरकारी पैसे का मिलेगा, उसमें भी अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। करोड़पति लोग जिन्होंने अपनी संपत्तियां करोड़ों करोड़ों की बताई हैं, मोबाइल नहीं खरीद सकते। वो हमारे आपके पैसे से जो टैक्स होता है उस पैसे से सरकार खरीद के उनको देगी, तो वो 1.5 लाख का मोबाइल और 1.25 लाख का मोबाइल लेकर चलेंगे। इन सब कामों के लिए कभी आपने सुना है कि सरकार के पास पैसे की कमी हुई है? कभी सरकार ने आपसे यह कहा है कि अब हम विधायकों का वेतन नहीं बढ़ा पाएंगे या थोड़ा कम करके देंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम सांसदों को सुविधाएं नहीं दे पाएंगे? सांसदों को सुविधा देने के लिए हमेशा पैसा है। कभी सबके लिए नई गाड़ी खरीद दी जाती है, कभी सबको 1.5 लाख और 5 लाख का मोबाइल दे दिया जाता है, घरों को नए सिरे से रेनोवेट कराने के लिए 50 लाख का बजट बन जाता है, ऑफिसेज में 50 लाख खर्च हो जाते हैं नए कालीन और नई कुर्सियों में। इन सब के लिए पैसा होता है। प्रधानमंत्री महोदय की हजारों करोड़ की जो प्लेन है उसके लिए पैसा होता है, उसके लिए पैसे की कमी कभी नहीं होती है। लेकिन अगर किसान एमएसपी मांगता है, जनता अगर सड़क मांगती है, जनता अगर पानी की व्यवस्था करती है, तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे ही राकेश सिंह हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, कहते हैं जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे, यानी सड़कें ही हटवा दीजिए, ना सड़क रहेंगे ना गड्ढे रहेंगे। ये एक मंत्री का बयान है कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये भारत और कुछ देशों के लिए ही क्यों सच है? क्यों हमें कभी अमेरिका से, यूके से, यूरोप से या विकसित देशों से ऐसे वीडियोस नहीं आते कि सड़क बनी और महीने भर के अंदर बारिश की वजह से सुरंग बन गई उसके अंदर? आपको कहना चाहिए था मंत्री जी कि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक सड़कों में गड्ढे रहेंगे। लेकिन नहीं, मंत्री पद की हनक है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद पहलगाम में हमला हुआ, कभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। आज जाके बयान आता है उपराज्यपाल महोदय जो वहां पर हैं, जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, उनका बयान आया कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। यह बात पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, यह सारा कुछ जो है वो राज्यपाल महोदय के हाथ में है, तो वही जिम्मेदार हुए। क्यों नहीं आपने पहले ही दिन आकर जिम्मेदारी ली? क्योंकि तब बदनामी हो जाती है। मामला जब ठंडा पड़ गया तो आके कह रहे हैं कि हम ही जिम्मेदार हैं, और कोई पलट के पूछ ले कि जिन 4 आतंकवादियों की बात हो रही थी वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो फिर लंबी चुप्पी हो जाएगी। ना कोई टूटी हुई सड़क के लिए जिम्मेदार है, ना कोई टूटे हुए पुल के लिए जिम्मेदार है, ना कोई सड़क के गड्ढों के लिए जिम्मेदार है, ना कोई इस बात के लिए जिम्मेदार है कि गांव में सड़क नहीं पहुंची, न कोई इस बात के लिए जिम्मेदार है कि 50-60 साल पुराने घर जो हैं वो अवैध बताकर क्यों ढा दिए जा रहे हैं। किसी चीज के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, बस धार्मिक नारे लगा देना है, जनता को बेवकूफ बनाते रहना है। मंदिर, मस्जिद, बांग्लादेश, अवैध प्रवासी, यही सब करके लोगों को बहलाते रहना है। और अगर आप इसी पर बहलते रहेंगे तो ऐसे ही टूटी हुई सड़कें मिलेंगी,
ऐसे ही जलभराव मिलेंगे और ऐसे ही नेता मंत्री मिलेंगे जो आपको अपने पांव की जूती समझेंगे। आपको समझना है कि आप जो लोकतंत्र के मालिक हैं, इस तरह के धार्मिक और जातीय मुद्दों से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट देंगे या इन्हीं में फंसे रहेंगे और मंत्रियों से ऐसे ही अपमान बर्दाश्त करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।